नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म वन एग्ज़ाम .in पर। आज जीएसटी का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और हम इस तीसरे लेक्चर में शुरुआत करेंगे एग्जाम्शन से। कैसे करेंगे? एग्जाम्शन अंडर जीएसटी के अंदर मिलने वाले एग्जाम्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-2 MCQ इसके अंदर से आ सकते हैं, राइट। तो देखिएगा एग्जाम्शंस है क्या। एग्जाम्शंस आर, अगर हम सीधी सी बात करें जीएसटी के अंदर, तो ये कह सकते हैं हम छूट दी जाती है इन द सेंस, यानी पर्टिकुलर कोई गुड्स होंगे या पर्टिकुलर कोई सर्विसेज होगी, उनके ऊपर ये जीएसटी लागू नहीं होगा। कहने का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर तो आता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं और हम कह देते थे कि इसको बाहर निकाल दो और इसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लेंगे। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट छूट देते हुए चलती है। उन्हीं एग्जाम्शन की लिस्ट हम पढ़ेंगे आज, और इसी एग्जाम्शन की लिस्ट की कड़ी में आगे चलते हैं कि एग्जाम्शन देता कौन है। तो पहली बात, एग्जाम्शन देता कौन है? एग्जाम्शन देता है स्टेट चाहे तो स्टेट दे सकता है, सेंट्रल चाहे तो सेंट्रल दे सकता है, यानी गवर्नमेंट। लेकिन जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है, उसकी रिकमेंडेशन, उसके साथ राय मशवरा करने के बाद ही एग्जाम्शन किसी गुड्स को डाला जाएगा या निकाला जाएगा उस लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो एग्जाम्शंस पढ़ते हैं हम। तो पावर टू एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ, अच्छा एग्जाम्शन कैसे कैसे दे सकते हैं, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं एग्जाम्शन? तो बाय नोटिफिकेशन इशू करके भी एग्जाम्शन दे सकते हैं, या फिर स्पेशल ऑर्डर निकाल के भी एग्जाम्शन दे सकते हैं। यानी अगर स्पेशली आपको लगता है कि इस गुड्स को स्पेशली फटाफट अभी निकाल के देना है, तो स्पेशल ऑर्डर से भी कह सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाल के उसके अंदर सारे गुड्स और सर्विसेज के नाम डाल के भी एग्जाम्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। चलो, सबसे पहले गुड्स कौन से एग्जाम्प्ट है जीएसटी के अंदर, उनकी बातें करते हैं हम। उसके बाद करेंगे सर्विसेज, लिस्ट ऑफ सर्विसेज की। और सर्विस की लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सर्विस टैक्स जब हमारा एक्ट था, सर्विस टैक्स से इस लिस्ट को लिया गया है, तो ये लिस्ट थोड़ी बड़ी है और हम उसको पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत वाली नहीं, इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, गुड्स याद है, गुड्स में सारे याद रखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड्स एग्जेम्प्शन फ्रॉम कौन से एवरीडे आइटम यूज बाय द कॉमन मैन। जो कॉमन मैन, आम इंसान के रोज ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें यूज़ आती है, वो सारे के सारे जितने भी गुड्स होंगे, वो सारे गुड्स जीएसटी के प्रीव्यू से एग्जेम्प्ट कर दिए गए। फॉर एग्जांपल, तो कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, जैसे अनब्रांडेड आटा भी कौन सा? अनब्रांडेड। अगर किसी थैली में पैक करके उसको ब्रांड का नाम लिख दिया तो वो ब्रांडेड आटा हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा 5%। लेकिन अनब्रांडेड है तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। मैदा हो गया, बेसन हो गया, ये सब अनब्रांडेड, ठीक है। दूसरी बात, एग हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश मिल्क हो गया, फिश हो गया, ग्रेप्स, यानी फ्रूट्स भी इसके अंदर आ गए। इंडियन नेशनल फ्लैग भी आ गया। अब एमसीक्यू एक बार ऐसा एमसीक्यू आ रखा था कि इंडियन नेशनल फ्लैग पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है, तो वहाँ पे ऑप्शन था वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। अब बात करेंगे लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी से कौन सी सर्विसेज जीएसटी के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर रखी है, तो उनकी हम बातें करते हुए चलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है, सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। वो सारी सर्विसेज जो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज आती है, वो सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती है? चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है हमारे सामने, जैसे कि रिलीजियस सेरेमनी जैसे रामनवमी आया है ना, ईद आई है, तो उस पर कोई सेरेमनी की है, तो वो सेरेमनी रिलीजियस सेरेमनी होगी। उस पर होने वाले उस समय जो दी गई सर्विस है, उस समय जो दी गई सेवाएं, उस सब सेवा के ऊपर बदले में पैसा लिया भी है, तो वो भी क्या मानी जाएगी? वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी, पहली चीज़, नंबर 1। दूसरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में कैसे? जैसे कि लोडिंग, अनलोडिंग, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, उस समय जो सर्विस दी जाती है या वो सर्विस किसी के द्वारा दी जाती है, ठीक है, तो वो सारी सर्विसेज जीएसटी नहीं लगेगी उसके ऊपर। वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग की सर्विस है, उसके ऊपर नहीं लगेगी, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है तो, ठीक है। स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग भी हो गया, स्टोरेज भी हो गया। रेंटिंग हो गया, जैसे कि मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीन रेंट पे दे रहे हो आप, है ना, रेंट हो गया या लीज पे दे रहे हो ये सारी, या पैकिंग की सुविधा दे रहे हो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? ये सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो जाएगा? जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया, यानी एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सर इतनी सारी सर्विसेज इनको याद कैसे रखें? तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा याद कैसे रखी जाए। कॉमन चीज़ें याद रखनी है, बाकी सारी याद रखनी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो, एजुकेशन सर्विसेज, तीसरी एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज जो कि कौन सा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये मतलब रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है।
जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, जैसे कॉलेज है, स्कूल्स है, ये सारे जो सर्विसेज देते हैं, ये इंस्टीट्यूट सर्विसेज देते हैं, वो सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी, जीएसटी से बाहर हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट ट्यूटोरियल जो सर्विसेज देते हैं वो जीएसटी के अंदर ही रहेगी। यानी रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूट है, वो उन लोगों के लिए ये छूट है। जैसे अपनी कॉलेजें होगी, स्कूल हो गए, और जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं होगी, उन सब के लिए ये क्या है, छूट है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगती। लेकिन नहीं तो आप देखो, स्कूल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी सेवाएं दी जा रही है, उसके ऊपर फीस ले, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट ट्यूटोरियल जो भी है, उन सब के ऊपर जीएसटी लागू होता है। ठीक है, तो एजुकेशन सर्विस होगी। फिर क्या अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज के दौरान भी जो भी सर्विसेज होगी, वो सारी क्या हो जाएगी, जीएसटी से बाहर। यानी हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लिनिकल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एम्बुलेंस हो गया, ये भी सारी सेवा है। इन सेवाओं के ऊपर लिया गया पैसे के ऊपर नहीं होगा, चाहे वो इंसान के लिए हो या एनिमल्स के लिए, वेटेरिनरी हो, तो भी वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सर्विस सेक्टर के बाहर कर देंगे उसको, और उसको जीएसटी नहीं लगेगा। 5वां पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय। ध्यान रखना, मैं आगे एक और पॉइंट आएगा, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बाय, तो रेड कर दिया इसको। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा अगर जो भी सर्विसेज दी, जो भी सेवाएं दी गई है, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट, छोड़ते हुए, ये सर्विसेज है, नीचे दी हुई 4 सर्विसेज जिनके ऊपर क्या हो जाएगा, सरकार ने दी है लेकिन फिर भी जीएसटी लागू होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट के द्वारा आप, सरकारी पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सरकार का है, उसके द्वारा जो पोस्ट करवाते हो आप, लेटर वेटर, तो उसके ऊपर ये सर्विसेज है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। दूसरा, एयरक्राफ्ट और वेसल, जो सरकार के एयरक्राफ्ट है, आप टिकट विकट बुक करा रहे हो, कहीं जा रहे हो, या फिर वेसल है जो शिप्स है, ठीक है, उनके ऊपर माल इधर उधर ले जाने के लिए कुछ भी होगा, तो भी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लागू होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, गुड्स और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो सरकारी बस है क्यों ना हो, उसके ऊपर जीएसटी लागू होगा। और एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, अगर सरकार लगता है कि कोई सर्विस बिजनेस एंटिटी को देनी है, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सक्लूडेड, हमने एग्जाम्पशन लिस्ट में ये तो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सारी सर्विसेज जीएसटी के बाहर होगी, लेकिन ये 4 तरह की सर्विसेज जिनके ऊपर लगेगा, जैसे पोस्ट ऑफिस, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, और बिजनेस एंटिटी को किसी को दी गई सर्विस सारी। ठीक है, मैंने सारे नोट्स इतने शॉर्ट किए जो एग्जाम पर्पस से रेलिवेंस है आपके, वो ही पढ़वा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा इसमें डीप मत जाना चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी जीएसटी की सर्विसेज में एग्जाम्पशन दे रखी है। तो कि सर जितने भी ठेकेदार है फिर उनके ऊपर जीएसटी क्यों लगता है, कंस्ट्रक्शन सर्विस में भी कुछ ऐसा बता रखा है कि एग्जाम्पशन लिस्ट में वही बता रखा है कि अगर आपने ये इस तरीके की सर्विसेज दी है, यानी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी इस तरीके की सर्विस, सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं है जीएसटी के अंदर। कुछ है जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बन मिशन हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, ठीक है, या पिलर विलर बनाने, इस तरह के कंस्ट्रक्शन प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट टाइप के होंगे इन सर्विसेज के लिए, तो वो हम क्या कर देंगे, जीएसटी के प्रीव्यू से एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है, 7वां पॉइंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यानी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज है, उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन है। लेकिन कैसे कैसे हो सकता है, बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ, रोड से हो सकता है, बाय रोड से जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो सारी एग्जाम्प्ट है, लेकिन एक्सेप्ट यानी इनको छोड़ते हुए, यानी जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा, ये ध्यान रखना। इसने बोला है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर एग्जाम्प्ट है, बाय रोड से जाओगे तो भी एग्जाम्प्ट है, बाय इनलैंड वाटरवे से जाओगे तो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन इन सर्विसेज को छोड़ते हुए। नंबर 1 क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा आप माल बेच रहे हो या ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। या फिर कुरियर एजेंसी भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर एग्जाम्पशन लिमिट नहीं लगेगी। इनलैंड वाटरवे, यानी इनलैंड पानी के रास्ते से जा रहे हो, तो बाय रोड में अगर पानी के रास्ते से जा रहे हो तो ध्यान रखना वहाँ पे भी छूट है, वहाँ पे ऐसे तो टैक्सेबल है, छूट सिर्फ इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, अगर रेलवे इक्विपमेंट लेके जा रहे हो पानी के जहाज से तो छूट है, डिफेंस का कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो छूट है, यार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जा रहे हो तो छूट है, अन्यथा वो सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको कि छूट है, लेकिन छूट भी एक लिमिटेड वे में छूट है, एग्जाम्पशन भी एक लिमिटेड में, सब लोगों के लिए नहीं है। तो बाय रोड है, सबके लिए है, लेकिन जीटीए और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो, और कुरियर वालों के लिए नहीं है, उन पे जीएसटी लगेगा। दूसरा बात, इनलैंड वाटरवे में
सारी चीज़ें इसे टैक्सेबल किसके लिए, छूट किसके लिए, सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए है। क्या क्या, रेलवे इक्विपमेंट ले जा रहे हो, डिफेंस का ले जा रहे हो, या एग्रीकल्चर का ले जा रहे हो। सीधी सी बात है, रेलवे आज इंपॉर्टेंट अपना पार्ट है, उसके इक्विपमेंट ले जाओगे, उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे तो सरकार खुद से पैसा लगे खुद को थोड़ा देगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसानों को छूट दे रखी है, उसको देनी पड़ेगी। और तीसरा, जैसे एक्सपोर्ट होता है ना, माल इधर उधर बाहर जाता है वेसल से, शिप से, पानी के रास्ते, और डिफेंस प्रोड्यूस को तो छूट देनी ही है, सरकार खुद से लेके खुद को तो देने वाली नहीं है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी इस जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, ठीक है। जैसे कि अपने पीएम का जो अभी नहीं है, जन धन खाते खोलने पीएम के, ठीक है, तो ये जन धन खाते, धन अकाउंट है ना, ये भी इस प्रीव्यू से बात है। उसकी अकाउंटिंग आप खोल रहे हो तो बैंक वालों को जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की जो सर्विसेज है उसमें भी कुछ लिमिटेड ही है जो क्या है, एग्जेम्प्ट है। सवाल इन पे नहीं बनने, लेकिन ये लिस्ट में तो आपको बताता जा रहा हूँ। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए तो ध्यान रखना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की बात जब भी मैं करूँ, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की बात मैं करता हूँ तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना है ना, जैसे बीमा योजना, ये एग्जाम्प्ट है, कुछ लिमिटेड ही एग्जाम्प्ट है, सारी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, फिर ये हो गया अपने जन आरोग्य बीमा योजना हो गया, है ना। ये सारी योजना क्या है, इसमें एग्जाम्प्ट कर रखी है, इनके ऊपर दी गई सर्विसेज पे ऊपर हम जीएसटी नहीं लेंगे। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इनके तहत जनरल इंश्योरेंस में आपने कोई पैसा डाला है तो वो सारे क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आता है 11 पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज़। कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज है उनके द्वारा सर्विस प्रोवाइड गई है तो क्या हो जाएगा, नहीं मानी जाएगी, मतलब जीएसटी नहीं मानी तो जाएगी, जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो नेशनल पेंशन है उसका ट्रस्ट है तो एनपीएस ट्रस्ट हो गया, ठीक है। आईआरडीआई जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जिसका है, वो सेवी देती है अपनी सेवाएं, उसके ऊपर भी क्या लगेगा, ये सारी बॉडीज़ है जो अपनी सेवाएं देती है, इनके ऊपर सेवा कर नहीं लगेगा, दैट मीन्स जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ पेंशन स्कीम्स है, पेंशन स्कीम्स के ऊपर भी नहीं लगेगा, जैसे कि अटल पेंशन योजना, आपको पता ही है, ये योजना है। नोटिफाइड योजनाएं है जिनके ऊपर नहीं लगेगा जीएसटी। और एनी पर्सन, ये ऐसे बोल दो, एनी पर्सन पर्सन क्या, एनी पेंशन स्कीम, एनी पेंशन स्कीम्स, ठीक है, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई पेंशन स्कीम को भी कर सकती है। अटल पेंशन योजना तो सेंट्रल की है, स्टेट भी चाहे तो कोई इसके अंदर डाल सकता है, ठीक है। फिर हमने 13 पॉइंट है, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। हमने अभी तक पढ़ा सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की सेवाएं हम सरकार को अगर देते हैं तो वो सरकार के वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लागू नहीं होगा, यानी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एग्जामिनेशन लिस्ट में ये भी डाल रखा है, राइट। आगे चलते हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, यानी किसी प्रकार की लीगल सेवाएं अगर आपने प्रोवाइड की है किसी भी पर्सन को तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने बिजनेस एंटिटी को की है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जीएसटी लागू हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कोई 25 लाख तक है टर्नओवर, जिसके ऊपर ज़्यादा किया तो उसके ऊपर लगेगा। आपको इतना याद रखना है कि बिजनेस एंटिटी को अगर लीगल सर्विसेज दी है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा जीएसटी, अदरवाइज नहीं होगा लीगल सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, कोई स्पोर्ट्स इवेंट में आपने स्पॉन्सरशिप किया है, आपने पैसा दिया है या सेवाएं दी है तो वो भी जीएसटी नहीं लगेगा। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, जो स्किल डेवलप करने के लिए सेवाएं हैं। परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, किसी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस है जो 1.5 लाख से नीचे है, जिसकी फीस जिसकी कंसिडरेशन, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, नॉट बीइंग एम्बेसडर, है ना, ये ध्यान रखना, उसको ब्रांड एम्बेसडर, नॉट बीइंग एन ब्रांड एम्बेसडर, उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। शाहरुख खान आके कुछ करके जाएगा, पैसा लेगा तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। उसको ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई आर्टिस्ट अगर करता है और 1.5 लाख तक उसकी अगर फीस होती है, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम में आता है और 1.5 लाख रुपये अपना, जैसे आर्ट हो गया, फोक हो गया, डांस हो गया, किसी क्लासिकल हो गया, किसी में भी अपना प्रदर्शन देता है
और 1.5 लाख से नीचे नीचे उसका कंसिडरेशन है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इनको प्रोत्साहन करने के लिए किया। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, कुछ इवेंट्स के अंदर एडमिशन के लिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा म्यूजियम्स हो गया है, पार्क्स हो गया, ठीक है, कोई मेले हो गए, फेयर हो गया, ठीक है, और जू हो गया तुम्हारा, है ना, सेंचुरीज हो गई। तो इनके अंदर जब एंट्री फीस जो लेते हैं ना, सेंचुरी जू के अंदर, पार्क के अंदर एंट्री फीस होती है, एडमिशन फीस होती है, तो उनके ऊपर भी जीएसटी लागू नहीं होगा, उसमें भी एग्जेम्प्ट कर रखा है, राइट। सर्विसेज बाय एन इनकॉर्पोरेट बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स ओन मेंबर, जब ऐसी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और अपने ही एम्प्लॉयज़ को क्या देता है, अपने ही मेंबर्स को क्या देता है, सर्विस देता है, सेवाएं देता है, तो उन सेवाओं के ऊपर भी क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। कैसे देता है सेवाएं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है और वो लोन दे देता है अपने ही एम्प्लॉयज़ को और उसके ऊपर ब्याज का पैसा लेता है, कम लेगा लेकिन लेगा तो सही, या फिर कोई और सर्विसेज दे देता है अपने मेंबर को, जैसे क्लब से, और क्लब अपने मेंबर्स को सर्विस दे देता है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, तो उस क्लब में मिला उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, उन सेवाओं के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। फिर अदर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, कुछ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, जैसे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज़ एज रेजिडेंस, रेजिडेंस यूज़ करने के लिए अगर आपने घर किराया किसी को दिया है, रेंटिंग किया है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा अगर वो कॉमर्शियल है, क्या है, कॉमर्शियल। लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल है, रहने के लिए दे रहे हो, तो वहाँ पे जीएसटी के प्रीवियस को बाहर निकाला हुआ है, राइट। तो ये भी बात ध्यान रखना। दूसरी बात, सर्विस बाय वे ऑफ होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब इन इक्वल और लेस देन 1000 पर डे, अगर होटल में कमरा वमरा होता है ना, होटल रूम हो जाता है या अकोमोडेशन हो जाता है, 1000 से कम है पर डे का जिसका, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। इसलिए ज़्यादातर आपने रूम्स की कीमत देखी कि 999, तो 999 में जीएसटी लागू नहीं होगा। अगर 999 से ऊपर हो गया, जैसे 1200 रुपये हो गया प्लस जीएसटी हो जाएगा, वहाँ जीएसटी लागू हो जाएगा। 1000 से नीचे नीचे रूम फेयर में क्या जीएसटी नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप कभी भी जाओगे तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो सेवा देता है डिपार्टमेंट आपको, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। टोल, जितने भी टोल नाके आपने देखा होगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। फूड लाइसेंस, जो फूड एफएसएसआई करके डिपार्टमेंट है, जो क्या करता है, फूड लाइसेंस इशू करने का काम करता है, रजिस्ट्रेशन करने का काम करता है और टेस्टिंग करने का काम करता है, तो उसने जो भी काम करता है उन सेवाओं के ऊपर भी जीएसटी लागू नहीं होगा। कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूज़, जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो एक तरीके से सेवा ही है कि वो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये सेवा के लिए भी क्या हो सकता है, वो सेवा कर ले सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी जीएसटी लागू नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरीज है, उनके ऊपर भी नहीं है। बिजनेस एग्जीबिशंस आपने देखा होगा, कई कई प्रकार के मेलों में बिजनेस एग्जीबिशंस होते हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी लागू नहीं है। आरटीआई सर्विसेज, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, उस इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लागू नहीं होगा, ठीक है। ये मुख्य मुख्य कुछ सर्विसेज मैंने लिखवाई, कुछ गुड्स लिखवाए जिनके ऊपर एग्जामिनेशन लिस्ट में दे रखा है। सर इनको याद कैसे रखें, एग्जाम पर्पज से हम याद कैसे रखें। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में, तो आपको याद कैसे रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। देखो एग्रीकल्चर हमारे देश की एक नींव है, तो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस होगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा, तो ऐसे याद रखो, भावनाओं के साथ याद रखो, इमोशन के साथ याद रखो कि एग्रीकल्चर है तो नहीं करेंगे। हेल्थ केयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैरिटेबल और रिलीजियस, जो आपको पता है अपना देश कितना रिलीजियस कंट्री है, तो रिलीजियस और चैरिटेबल या दान पुण्य का काम कर रहा है तो उन लोगों के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सरकार को दी या सरकार से ली, तो किसी भी प्रकार जहाँ सरकार का नाम आ जाएगा तो वहाँ जीएसटी लागू नहीं होगी। पर ये ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस, ये एसेट्स वेसल और ये गुड्स, और इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, इनको याद रखना पड़ेगा अलग से कि यहाँ पे हमें जीएसटी देना ही देना है, ठीक है। फिर आप भले कंस्ट्रक्शन याद ना रखो तो चलेगा, ये याद रखना है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते सर्विस नहीं रखेंगे। बस एक तो ये जो एजेंसी वाले हैं जो लोग हैं इनके, और कुरियर सर्विसेज है, इनके ऊपर जीएसटी लागू होगा, बाकी किसी ऊपर नहीं होगा। और इनलैंड जो पानी के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा जाता है, तो सब पे लगे हुए टैक्स लगेगा, लेकिन रेलवे से तो कैसे ले सकते हैं हम, डिफेंस से कैसे ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हमने पहले ही माफ़ कर रखा है, थोड़ी इमोशनल होकर हमने पहले इस चीज़ को हटा रखा है, ठीक है। फिर ये तो सारी सरकार की योजना है, बैंकिंग सर्विस, ये लाइफ इंश्योरेंस में तो वही सरकार की जो जो योजनाएं आ जाएगी वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो स्पेसिफाइड बॉडीज़ है इनसे तो अब सरकार की ये यूनिट्स है, इनकी बॉडीज़ है, तो इनसे पैसा लेकर हम जाएंगे कहाँ, तो इनके ऊपर भी हमने जीएसटी हटा दिया, ठीक है। फिर पेंशन स्कीम, वही सरकार की योजना है, ये मैंने बता चुका हूँ, सरकार के द्वारा सरकार को दी या सरकार से ली। लीगल सर्विसेज को आपको याद रखना है, लीगल सर्विसेज आपने दी है किसी को तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी।
किसी स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर्स किया, एक तो आप दान कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी लेना वाजिब नहीं बनता। स्किल डेवलपमेंट, देश को स्किल ही हमें स्किल्ड करना है, तो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए भी हम क्या नहीं लेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल बन सकता है कि जो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करता है और उस परफॉर्मेंस के ऊपर क्या होता है 1.5 लाख से नीचे होगा तो हम उस पर भी जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और इसमें याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना, 1,000 से कम रेंट हो पर डे का तो होटल और इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। टोल के ऊपर नहीं लगता जीएसटी, हमें बात पता ही है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर भी नहीं लगता। एग्जाम है तो इस हिसाब से इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। न्यूज़ व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरी हो गया, बिजनेस एग्जीक्यूशन हो गया, आरटीआई सर्विसेज हो गया, इन सब के ऊपर हमारे जीएसटी लागू नहीं होता, जीएसटी लागू नहीं होता। आई होप ये बातें आपको पता होगी, याद तो देखो भैया रखना पड़ेगा, है ना। अब ठीक है, इसमें से यही है कि भाई जितना याद रखे उतना, मुश्किल से 1 या 2 एमसीक्यू बनेगा, पर वो ये कि जितना याद रख सके उतना याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हमारी एग्जाम्शंस की बात हो चुकी थी, ठीक है। अब ठीक है भैया, तो यहाँ तक बात एग्जाम्शंस की हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की लेके कोई बातें, छोटी मोटी बातें, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें, तो उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बातें कर लेते हैं। तो हम बात कर ले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर देते हैं। तो जीएसटी के अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आपको सामने रखता हूँ मैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके जानने लायक है जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आया तो उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं अपन, राइट। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। पहली बात, पैन कार्ड जो आपका होता है, जो पैन कार्ड होता है उसी के नंबर के ऊपर बेसिस आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। और स्टेट का स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर स्टेट का एक कोड होता है, स्टेट कोड, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे लगता है। और हर स्टेट का अपना स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, अगर गुजरात में रहोगे तो अलग होगा, महाराष्ट्र में रहोगे तो अलग होगा, राजस्थान में रहोगे तो अलग एक कोड लागू होगा। और पैन कार्ड के साथ ही आपका जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन होगा। तो जीएसटी पैन बेस्ड है, नंबर 1। नंबर 2, वन रजिस्ट्रेशन फॉर द वन स्टेट और यूटी, एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ज़िले में बैठे हो, दूसरे ज़िले में आपका बिजनेस चल रहा है, तो 2 अलग अलग ज़िले, 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा। अ पर्सन कैन रजिस्टर मोर देन वन इन अ स्टेट और यूटी ऑन देयर सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर कोई पर्सन चाहे कि भाई उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसके अलग अलग ऑफिस है और अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वो, तो वो ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन से वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अपने ऑफिस या बिजनेस चला सकता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसको बोलते हैं जीएसटी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जीएसटी नंबर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 15 डिजिट्स का होता है। कितने का होता है? 15 डिजिट्स का होता है। और कंटेनिंग स्टेट कोड, मैंने बताया था पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के आगे स्टेट कोड होता है, राइट। तो इस तरीके से जीएसटी नंबर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी इशूड, वो सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद साथ आपको जीएसटी नंबर मिल जाएंगे। और इसी जीएसटी नंबर को हम क्या बोलते हैं, जैसे पहले वैट में बोलते थे 3 नंबर बोलते थे, और वो 3 नंबर अब कैंसिल होकर अब जीएसटी नंबर हो गया, और उसी को क्या बोल देंगे? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएंगे, राइट। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कुछ बातें आपको समझ में आए। सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस, अच्छा, एसजीएसटी का अलग से रजिस्ट्रेशन, सीजीएसटी का अलग, यूटी का ऐसे अलग अलग कराने की जरूरत नहीं। एक ही रजिस्ट्रेशन में सारे टैक्स आप टैक्स चार्जेबल कर सकते हो, और सारे टैक्स के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए, यही बातें इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, तो 15 डिजिट का होता है, राइट। अच्छा, इसमें कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। कौन कौन? इंटर स्टेट सप्लायर, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल लेके जाते हैं उनको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा और इंटर स्टेट की मेरी क्लास ले चुका हूँ मैं। तो इंटर स्टेट सप्लायर है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अच्छा, इंटर स्टेट पे क्या लगता है कि सर आईजीएसटी लगता है इसके ऊपर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कैजुअल टैक्स पेड। कैजुअल टैक्स पेड की बात मैंने ये कही कि कोई बंदा राजस्थान का है, वो फॉर एग्जांपल जाता कहाँ? एमपी में जाके वहाँ करता है काम, अपना बिजनेस करता है। तो अब वो कैजुअली कोई काम मिल गया उसको और वहाँ काम कर रहा है, 3-4 महीने या 6 महीने का काम है उसका, 1 साल का काम है, तो 1 साल बाद वापस राजस्थान आ जाएगा काम करके। तो इनको बोलते हैं कैजुअली वर्कर, कभी कभी आता है और चले जाता है। तो कैजुअल टैक्स पेयर जो होते हैं, इन लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जरूरी है, इनको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, राइट। आगे
नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट यानी फॉरेन पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है, कभी कभी बाहर से आता है या बिजनेस करके चला जाता है, तो बोलते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, राइट। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द सीजी और एसजी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई और लोगों को भी इसके अंदर डाल सकता है, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है विदाउट एनी हिज लिमिट, लिमिट को देखे बिना ही उसको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, चाहे 1 लाख का या 1,000 का भी बिजनेस करें, राइट। और इनको रजिस्ट्रेशन कराना कब है, एटलीस्ट 5 डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस शुरू होने के 5 दिन पहले तक उसको रजिस्ट्रेशन करवा के रखनी है फॉर्म, उसके बाद ही बिजनेस शुरू करें, पहले बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना इन लोगों के रिगार्डिंग, इन लोगों के लिए जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके अलावा जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं आते और इनके अलावा, तो उन लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अपना बिजनेस शुरू करने के या रजिस्ट्रेशन करने के लाइबल हो गए उसके बाद, समझ रहे हो। जैसे लाइबल कैसे होंगे, लाइबल के लिए एक लिमिट बताई थी मैंने, आपको याद हो तो, याद है लिमिट, 3 तरह की लिमिट बताई थी, 10 लाख, 20 लाख, 20 और 40 लाख। 20 लाख तो सर्विस के लिए और 40 लाख गुड्स के लिए जो अदर स्टेट्स है, और यहाँ मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लोगों के लिए बोला था। और यहाँ 20 लाख किसके लिए था, तेलंगाना था, फिर और कौन सा था, उत्तराखंड था, है ना, ये सब पौंडीचेरी था, इन लोगों के लिए क्या था, 20 लाख। तो अगर ये लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं बिजनेस करते करते पिछले साल में, तो अगले साल इनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो 30 दिन के, जिस दिन क्रॉस हुआ उसके 30 दिन के भीतर भीतर इनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। आई होप ये बातें भी आपको समझ में आई होगी रजिस्ट्रेशन को लेकर, ठीक है। एनी पर्सन, यहाँ एक नोट लिखा है मैंने, एनी पर्सन कैन गेट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, हाँ कोई भी बंदा चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, चाहे उसकी लिमिट क्रॉस हुई हो ना हो, चाहे उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ी हो ना पड़ी हो, वो वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपको समझाता हूँ। मेरा काम है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा काम यही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना और इनकम टैक्स का काम करना, राइट। तो इन जीएसटी के अंदर 2 तरीके के फॉर्म होते हैं आपके सामने, ठीक है। मैं जीएसटी के अंदर 2 तरीके के फॉर्म होते हैं, एक होता है पार्ट ए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट ए के अंदर आपसे पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है, पैन कार्ड हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, आधार नहीं पहले मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बाद, ये सारी चीज़ें से आप पैन कार्ड दे दिया आपने, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया आपने, अपना आधार नंबर भी दे दिया वहाँ पे, राइट। उसके बाद ये सारी चीज़ें देने के बाद एक कोड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं टीआरएन नंबर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, टीआरएन, मतलब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी रेफरेंस नंबर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, ये जनरेट होते हैं, ठीक है। टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद इस टीआरएन नंबर या इस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के आधार पे आपको बनना पड़ता है पार्ट पी, वापस आपको इसको अकाउंट को खोलना पड़ेगा, ये सारी डिटेल डालने के बाद टीआरएन नंबर जनरेट होगा, टीआरएन नंबर के साथ आपको बनना पड़ेगा पार्ट पी, ठीक है। अच्छा, इस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का नाम क्या होता है, रजिस्ट्रेशन 01, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म भरना पड़ता है। उसका पार्ट ए, पार्ट ये इतना है, पार्ट ए में ये चीज़ें भरोगे, टीआरएन नंबर जनरेट होगा, पार्ट बी भरने जाओगे जिसमें आपको अदर डिटेल्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, जो सारे अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अपलोड करना पड़ेगा जहाँ पे वो है, राइट, फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा एसएससी का, फिर आपको बिजनेस का एंटेड, अगर रेंटेड है तो एग्रीमेंट, तो ये रेंट एग्रीमेंट आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, है ना, अपलोड करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर आपको कैंसिल चेक डालना पड़ेगा या पासबुक की फ़ोटो भी डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी करने के बाद ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट कर दोगे आधार वेरिफिकेशन के बाद, तो एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, फॉरवर्डेड टू पीओ, पीओ यानी प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर जो ऑफिसर है उस प्रॉपर ऑफिसर के पास ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन चली जाएगी। अब वो चेक करेगा, उसको सब कुछ मामला ओके लगा, अगर सब कुछ ओके लगा तो 3 वर्किंग डेज़ के अंदर, कितने, 3 वर्किंग डेज़ के अंदर वो क्या कर देगा, इशू कर देगा आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा आपको। अगर उसको सही नहीं लगा किसी तरीके से तो वो क्या कर देगा, वो आपको ये क्या देगा, सिक क्लैरिफिकेशन, वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा किसी पॉइंट के ऊपर, और क्लैरिफिकेशन मांगने पर आप उसको क्लैरिफिकेशन दोगे, और फिर उसको अगर ओके लगा
अगर फिर वापस ओके लगा तो इशू कर देगा। अगर उसको फिर भी नहीं लगा नो, अगर उसको फिर भी नहीं लगा ओके या नॉट ओके, तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, प्रॉपर ऑफिसर है। तो ये एक तरीका है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का। और आरसी इशू हो जाएगी, जीएसटी नंबर इशू हो जाएंगे, और ये आरसी के साथ साथ जीएसटी नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जीएसटी नंबर भी मिल जाएंगे यहाँ पे। समझे मेरी बात? अच्छा, जीएसटी नंबर मिलने के बाद सर इसका उपयोग क्या है, इसकी बातें क्या है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्या इसका उपयोग है नॉर्मल लाइफ के अंदर? कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका टैक्स इनवॉइस, मैं आपको यहाँ पे एक और टॉपिक बता देता हूँ, टैक्स इनवॉइस। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सारी चीज़ समझा रहा हूँ मैं, टैक्स इनवॉइस की बातें कर लेता हूँ आपके सामने। टैक्स इनवॉइस कैसा होता है, क्या क्या उसमें काम होता है, वो सारी बता, फ्यूचर में काम आएगा आपके। ये टैक्स इनवॉइस है फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा टेढ़ा बढ़ गया नहीं, टैक्स इनवॉइस काम टेढ़ा ही है। ये देखो टैक्स इनवॉइस, ठीक है, ये टैक्स इनवॉइस है। सबसे पहले यहाँ पे हेडर में जैसे आपकी फर्म का नाम हो गया, ये फर्म नेम्स हो गया आपका, ठीक है, ये आपकी फर्म का नाम हो गया। इतने में यहाँ आप लिख देते हो जीएसटी नंबर, यहाँ ऊपर जीएसटी नंबर हो जाता है, या मैं ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या आएगा, आपकी फर्म का नाम आएगा, फर्म्स नेम, अपने जीएसटी नंबर लिखोगे आप, अपने जीएसटी नंबर, खुद के जीएसटी नंबर आएंगे, ठीक है। इनवॉइस नंबर लिखोगे, है ना, इनवॉइस नंबर तो ज़रूरी है ना, तो इनवॉइस नंबर लिखोगे आप यहाँ पे, राइट। और डेट, जो भी डेट होगी वो डेट पर सारी चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जिसको आप सप्लाई कर रहे हो, जिसको माल बेच रहे हो, यानी बायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बायर जीएसटी नंबर, उसके जीएसटी नंबर भी आपको लेने पड़ेंगे, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके जीएसटी नंबर भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बायर का नाम लिखना पड़ेगा, बायर नेम, जो उसकी नेम, बायर फर्म नेम, उसकी जो भी फर्म है उसका नाम वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जीएसटी नंबर लिख दिया, फर्म नेम लिख दिया, और डेट वेट तो ऊपर आ ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप उसको माल दे रहे हो, राइट, वो लिखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। सीरियल नंबर आ गया, इनवॉइस नंबर को सीरियल नंबर कह दो, या तो यहाँ पे आप कह दो सीरियल नंबर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डेट और सीरियल नंबर भी इतनी कितनी ज़रूरी है, ठीक है। क्वांटिटी लिख दी, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई आपने की है उसकी सप्लाई की वैल्यू कितने है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे अमाउंट ऑफ टैक्स, उसके ऊपर कितने टैक्स अमाउंट है, और उसके साथ साथ क्या लिखना है आपको, टैक्स रेट भी लिखना है। क्या लिखना है, टैक्स रेट भी। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, क्या जैसे 1000 रुपये का आइटम बेच रहे हो तो CGST और SGST, अगर वो क्या हो रहा है नॉर्मल सेल, अगर IGST इंटरस्टेट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, IGST आ जाएगा। तो जैसे कि 18% है तो 9% @ 9%, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा आपको, एक साथ 18% नहीं लिख सकते। तो 90 और 90, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1180 रुपये का बिल बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझे मेरी बात? तो इस तरीके से आपको पूरा टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर गुड्स है तो ट्रिप्लिकेट फॉर्म या कॉपीज़ 3 कॉपी में रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 कॉपी किस किस के लिए, एक तो खुद के लिए सेल्फ, एक किसके लिए, जिसको आप बायर है, जिसको आप दोगे उसको तो बिल दोगे, और एक ट्रांसपोर्ट के लिए, और अगर सर्विसेज है तो ट्रांसपोर्ट का तो कोई खेल ही नहीं है, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट भी रख सकते हो, एक खुद के पास और एक अगले को देने के लिए कॉपीज़ को आपको बिल बुक छपानी पड़ेगी इस तरीके से, राइट। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जो एग्जम्प्टेड गुड है, क्या है, एग्जम्प्टेड गुड्स है, या फिर और कंपोजिट पर्सन है या कंपोजिट फर्म है, ठीक है। कंपोजिट फर्म याद है ना, कंपोजिशन का मैंने बताया था कि 1.5 करोड़ के नीचे हो या 75 लाख कुछ स्टेट के लिए नीचे हो तो कंपोजिशन की स्कीम ले सकते हैं, जिसके तहत आपके GST रेट कम लगेगी, बताया था ना मैंने आपको, जहाँ पे 1 और 2% रेट थी GST की। और कंपोजिट फर्म हो या फिर एग्जम्प्टेड, ठीक है, या ऐसे पे कह दूँ कंपोजिशन स्कीम वाली फर्म हो, ठीक है, या एग्जम्प्टेड गुड हो, तो वहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, वहाँ पे बनेगा आपको बिल ऑफ, उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। ये भी MCQ में आ सकता है कि बताइए कंपोजिशन स्कीम के तहत गुड्स बेचा है
तो उसको क्या कहा जाएगा, टैक्स इनवॉइस कहा जाएगा या बिल ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। तो हमेशा देखना एग्जेम्प्टेड गुड और कंपोजिशन स्कीम में बेचने वाले माल को क्या बोला जाता है, बिल ऑफ सप्लाई की। वहाँ पे हम टैक्स नहीं लेते। जब टैक्स लेते ही नहीं हो, ये टैक्स लेते ही नहीं हो, तो टैक्स इनवॉइस कहलाएगा ही नहीं, राइट। आई होप मेरी बातें ये भी आपको समझ में आई हो। मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझा दिया कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म में पार्ट ए और पार्ट बी में फॉर्म भरा जाता है, एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू द पीओ, प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाती है, उसको ओके लगता है तो इशू कर देता है, नहीं लगता तो क्लैरिफिकेशन मांगता है, क्लैरिफिकेशन आपने दिया फिर उसको ओके लगा तो इशू कर देगा, नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। इतनी सी बातें आपके लिए ध्यान रखने वाली बातें है। आई होप रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आंसर आपके सामने यहाँ पे मिल चुके होंगे, ठीक है। और इसी के साथ अपनी क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं। छोटी क्लास हुई है, इसके अंदर सारा, और एक क्लास और रहेगी जीएसटी की, जिसके अंदर मैं ई वे बिल और रिटर्न्स की बात कर दूंगा। और इसी के साथ अपने जीएसटी की क्लासें ख़त्म हो जाएगी। और जीएसटी का पोर्शन बहुत छोटा है जो आपके लिए काम आएगा। और बाकी मैंने लगभग जीएसटी की सारी जनरल एस्पेक्ट में जो बातें होती है वो सारी आपको मैंने बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिसके अच्छे कमेंट होंगे हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू।